अब हम आते हैं एक्ट ऑफ गॉड। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का एक केस है, इस केस से ही समझ लेते हैं। we'll understand it by this case only. मार्शलैंड के बड़े से एस्टेट था, उस टाइम पे लोगों के बड़े बड़े एस्टेट हुआ करते थे, है ना, सब जगह एस्टेट हुआ करते थे, इंडिया में भी थे, यूएस में भी थे। खैर, तो मार्शलैंड का एस्टेट था, और जब बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती है ना, उनको एस्टेट्स कहते हैं। तो उन एस्टेट्स पे जनरली लोग वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे तालाब भी बना देते हैं, देखा ही होगा आपने। तो बड़े छोटे छोटे तालाब बना रखे थे उसने, वेरी नॉर्मल स्मॉल पॉन्ड्स, है ना, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज। अब एक बार क्या होता है कि बारिश होती है, और बारिश इतनी अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी कि वो रुकी ही नहीं, हफ्तों नहीं रुकी, होती ही रही, होती ही रही। ठीक है। अब कुछ पॉन्ड्स जो थे वो एस्टेट के थोड़ा एज पे भी थे, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था जो कि निकोल्स का था। अब बारिश इतने टाइम से हो रही थी, वाटर बॉडी फ्लड तो करेगी ही, है ना भाई, सड़क पे पानी भर जाता है तो ये तो पानी की ही जगह है। अब ये वाटर बॉडी फ्लड करने लगी, इतना फ्लड कर गई कि भाई ब्रिज को तोड़ते हुए निकल गई। निकोल्स ने मार्शलैंड पे केस कर दिया, मार्शलैंड ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया। क्या है एक्ट ऑफ गॉड? जब एक ऐसा इवेंट होता है जो कि नेचुरल होता है, when there's an event which is natural, it is a natural disaster. We're not talking about a normal rainfall or a normal storm or a normal lightning thunder, no. बिल्कुल एक्सट्रीम सूखा, बाढ़, भूकंप, इस ऐसे डिजास्टर्स जिनसे तबाही मच जाए, पहले तो ये आते हैं एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी। ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई डिजास्टर होता है और उस डिजास्टर से किसी किसी को नुकसान हो जाता है, तो इसमें किसी की गलती नहीं। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स से डैम है। ठीक है। अब वो डैम जो है वो बहुत ही रॉबस्ट है, 200-300 साल है उसकी लाइफ, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके आर्किटेक्चर में बिल्कुल दूर दूर तक कोई कमी नहीं। ओके। अब भूकंप आता है, अर्थक्वेक को भी वो बड़े आसानी से टॉलरेट कर सकता है, लेकिन एक हद तक। अब अगर अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे शायद उसे वो किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो अगर अर्थक्वेक लेट से 8 को क्रॉस कर गया, तो भाई आप बिल्कुल ही, मतलब को क्या ही है, आई डोंट थिंक देयर इज अ मेटल ऑन अर्थ, और यू नो a building material on earth that can tolerate an earthquake of that intensity. ठीक है ही नहीं ऐसा हमारे पास कुछ। तो वो कितना भी क्यों ना बेहतरीन बना हुआ डैम क्यों ना हो, एक बहुत अगर हाई अर्थक्वेक आता है, 8.5 को क्रॉस कर जाता है, तो वो डैम उसे सहन नहीं कर पाएगा। लेट्स से इसी तरह का एक अर्थक्वेक आया और डैम टूट गया। अब डैम का टूटना मतलब बहुत बड़ा नुकसान, इट होल्ड्स thousands of volumes of water, और thousands of volumes of water जो है वो इकट्ठा एक साथ बाढ़ की तरह आएगा और अपने विसिनिटी में आने वाली हर चीज को खत्म करता हुआ जाएगा। अब सोचने वाली बात है, नेबरिंग जितने भी लैंड्स और गांव और जितने भी टाउन्स थे वो सब डूब जाते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं, डैम को बनाने वाले बिल्डर्स का कोई दोष नहीं, दोष है उस एक्सट्रीम अर्थक्वेक का। अब उस अर्थक्वेक के लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? गॉड को। भाई गॉड को ब्लेम कर देते हैं। अब गॉड पे कोई केस किया जा सकता नहीं, इसलिए इंसानों पे केस नहीं किया जाता। ठीक है। तो इस एक्ट को एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड टॉक्स अबाउट अ नेचुरल डिजास्टर सो अनप्रेसिडेंट, मतलब एक ऐसा डिजास्टर जो इससे पहले आया ही नहीं, अनप्रेसिडेंटेड, इतना भयानक, इतना मतलब इतना ज्यादा डिजास्ट्रस कि उसके उसके एम्बिट में या उसके जो भी आएगा उसके चपेटे में वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो अगर इस तरह के डिजास्टर की वजह से कोई डैमेज या कोई इंजरी या किसी प्रॉपर्टी का डैमेज फैसिलिटेट हो जाता है, फैसिलिटेट
ठीक है, डायरेक्ट होने की बात नहीं कर रही मैं, फैसिलिटेट हो जाता है और आप कहीं ना कहीं आ जाते हैं, रोप इन हो जाते हैं उस इक्वेशन में, तो आपको गवर्नमेंट या लॉ एट फॉल्ट नहीं देखता, बिकॉज आपने कुछ भी नहीं किया, उसको फैसिलिटेट करने वाला नेचुरल डिजास्टर ही था। ठीक है, अब एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट है, लेकिन ये एक ट्रू इंसिडेंट है और ये गुजरात का हुआ इंसिडेंट है। ठीक है, कुछ डिपोज होते हैं जहाँ पे बड़े हैवी व्हीकल्स को खड़ा किया जाता है, आपको पता ही है। तो जब गुजरात में भूकंप आया तो डिपो पे एक बस खड़ी हुई थी, और वो भूकंप जो था वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब इंडिया में उतना भयानक भूकंप आया नहीं उसके बाद, राइट, इंडिया में, मतलब बाकी जगह तो आया ही है। तो अब उसने ऐसा हुआ कि बस जो थी बिल्कुल, मतलब जमीन ऐसे हो गई, बस खिसकती खिसकती पीछे चली गई। अब वो अब, भाई बस तो बस ही है, हालांकि जाना नहीं चाहिए था पर चली गई, जमीन ही टेढ़ी हो गई। अब उसके पीछे पता नहीं क्या स्ट्रक्चर था, शॉप था, जो बस से वो हो गया, कोलाइड हो गया और खराब हो गया। अब यहाँ पे आप किसको दोष दोगे? भाई बस तो अपनी जगह खड़ी हुई थी, जमीन ही टेढ़ी हो गई, तो इसमें किसका क्या दोष है? नोबडी इज एट फॉल्ट, right? It was an event so disastrous that it facilitated a lot of injuries. Nobody is at fault because of that facilitation. ठीक है, इस तरह के इवेंट्स को नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। अब इस इवेंट में सिर्फ वही डिजास्टर्स आते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जो इतने डिजास्टर्स हैं कि उनसे कोई बचाव नहीं किया जा सकता। उनको अगर प्रेडिक्ट कर भी लिया जाए तो उनके अगेंस्ट या उनसे प्रोटेक्ट करने का कोई सेफ्टी मैकेनिज्म हमारे पास है ही नहीं। वो आएंगे तो तबाही करेंगे ही, आप बस दूर जाके you might become an audience but whatever you own in that area will be destroyed for sure। ठीक है, तो वो डिजास्टर इस इंटेंसिटी के होने चाहिए। ओके, डैम को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने गड़बड़ की, सस्ता कच्चा इस्तेमाल किया माल, छोटा सा अर्थक्वेक आ गया, डैम में चिप हुआ और डैम टूट गया और गांव वाले सब डूब गए। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खुद नेग्लिजेंट थे, डैम के कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप एक्ट ऑफ गॉड को नहीं ले सकते। अब लेट्स से मानते हैं कि डिजास्टर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था और डैम भी फॉल्ट पे था, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर्स को दोष दिया जा सकता है? ठीक है, जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, सोच बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। whenever we are talking about a defense, whenever we are giving a defense to a person, he has to prove, जब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है ना, अपना बचाव कर रहा है, कह रहा है माय लॉर्ड मेरी गलती नहीं थी, तो उसे ये साबित करना पड़ेगा एक्चुअली कि उसकी गलती वाकई नहीं थी। तो डिजास्टर कितना भी भयानक, कितना ही अनप्रेसिडेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम्हारी गलती थी तो तुम्हारी गलती थी, क्योंकि अगर डिजास्टर नहीं भी होता भयानक तो भी डैम टूट ही जाता। वो भयानक था, चलो ठीक है, बट इफ इट wasn't that disastrous, even then the dam would have broken into pieces, causing the you know the fatal whatever। okay, तो if you are at fault, you are at fault, you cannot take a defense, end of story। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो सिविल हो, अगर आपकी गलती है तो है, बात खत्म। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी गलती नहीं है। इफ यू आर सेइंग कि माय लॉर्ड डैमेज नहीं हो सकता था डैम, ये जो अर्थक्वेक था ये इस इंटेंसिटी का था कि मैं बिल्कुल कुछ ईश्वर ही बनाता, वो मतलब हिमालय पर्वत जितना कोई अगर स्ट्रॉन्ग होता स्ट्रक्चर, बस वही नहीं हिल सकता था, बाकी हमारे हाथ से तो जो बनता वो हिलता है। ठीक है, लेकिन ये आप तभी कह सकते हैं जब वाकई आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करके दिया। अगर आपके कंस्ट्रक्शन में इनहेरेंट वीकनेसेस थी, कोई मामूली अर्थक्वेक भी उसे गिरा सकता था, तब आप एक्ट ऑफ गॉड को नहीं ले सकते। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका डैम वाकई अच्छे मटेरियल का था, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आप कहेंगे मैम कैसे प्रूव होगा? तो वकील प्रूव करेगा, है ना। दिस इज ऑल अ लॉयर जॉब, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। Okay, so the first thing that you always have to remember while observing whether or not a defense applies is that whether the defendant was at fault। If you don't see defendant's fault, अगर आपको defendant का fault नजर नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई defense apply हो जाएगा। अगर act of God मतलब natural disaster है तो act of God apply हो जाएगा। अगर complainant की कहीं खुद कंसेंट थी इंजरी में तो वॉलंटाइन इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड था, अनइमेजिनेबल था, तो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के डिफेंसेस हम पढ़ लेते हैं। अब आता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस बेसिकली इज व्हेन वन इज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट एन अटैक और एन इंजरी।
ठीक है, उसे प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। सिविल और क्रिमिनल दोनों ही आपको अपने आप को बचाने का अधिकार देता है। कैसे, क्यों? इसकी वजह से एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, विच इज द मोस्ट सैक्रोसेंट आर्टिकल दैट वी हैव। इट इज, मतलब वो इतना ज्यादा प्रासंगिक है कि वो हर डेकेड में रेलेवेंट रहेगा। उसे हर समय के साथ, मतलब हर एरा के साथ उसे इंटरप्रेट करके उस एरा के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। इतना ज्यादा डायनामिक है ये आर्टिकल। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Now, right to life and personal liberty gives you a right to your body. You have the right to maintain your body. You have a right to make sure that nobody is trying to injure you. ठीक है, आपका अपने शरीर पर अधिकार है, तो आपके पास ये भी अधिकार है कि कोई आपको चोट ना पहुंचाए, कोई आपको मार पीटे ना, कोई आपके बॉडी का नुकसान ना करे। अब मेरी बात समझ रहे? तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। यू हैव अ वेरी well established right to defend yourself in case of a direct attack. डायरेक्ट अटैक के अगेंस्ट आप अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि ऐसा इशारा किया आपके दोस्त ने, बताऊं अभी, अब तुम्हें लग रहा है कि वो मार देगा। उसने कुछ किया नहीं, यही है उसका हाथ, तुमने उसके हाथ को नीचे किया और उसको लगा दिया। क्या ये डिफेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अटैक नहीं था। देयर वाज ओनली अ जेस्चर, देयर वाज नो अटैक। ठीक है, लेकिन अगर वो यूं मारता है और टीवी सीरियल की तरह तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो, तब ये डिफेंस है। ठीक है, दिस इज द डिफेंस, ये डिफेंस है। इस हाथ को पकड़ना ही डिफेंस है। इस हाथ को पकड़ के रोक के वापस थप्पड़ लगा देना डिफेंस नहीं होता। ओके, दैट इज नॉट डिफेंस। अच्छा, उसी तरह से अगर कोई आपको, अब डिफेंस का ना बड़ा ही इट हैज वेरियस नुआंसेस। उन नुआंसेस को हम क्रिमिनल में बेटर तरह से डिस्कस करेंगे, बट आप इतना समझिए कि डिफेंस तभी हो सकता है जब अटैक हो रहा है। मतलब अटैक, डिफेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटैक। if you are being attacked by paper, you can only defend using a paper. If you are being attacked by gun, then you can defend using a gun. ठीक है, तो जिस चीज से आप पे अटैक किया जा रहा है, तो आप उसी चीज को यूज करके अपना बचाव कर सकते हैं, या कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। मनुस्मृति जो बहुत पुराना हमारा एंशियंट कोड है, वो एक्चुअली पीनल कोड है। मनुस्मृति इज अ क्रिमिनल कोड। उसमें सेल्फ डिफेंस की प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस नहीं किया गया था, बहुत सारे फॉल्ट्स थे उसमें। तो उसमें डिफेंस के प्रोपोर्शंस नहीं, तो कि कोई अगर आपको धमकी देकर गया है, या कोई किसी ने आप पे हाथ से वार किया है, या आप पे लेट्स से उसने कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, अब उसने आप पे कूड़ा फेंक दिया, ये एक अटैक है। हमारा लॉ कहता है कि किसी ने आप पे अगर कूड़ा फेंका है तो आप पलट के उस पे कूड़ा ही फेंक सकते हैं, बस। इतना इक्विवेलेंट होना जरूरी है इक्वेशन को। a इक्वल्स टू a, 2 इज इक्वल टू 2, बस। 2 3 के अकॉर्डिंग नहीं, बराबर नहीं हो सकता, 4 के बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है। 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, मनु कहते थे कि भाई डिफेंस तो डिफेंस है, तो अगर कूड़ा किसी ने फेंक दिया, अगर आप उसकी गर्दन काट देते हैं तो डिफेंस था, मेस्ड अप। ठीक है, अब ये लॉ अलाउ नहीं करता। आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। अटैक का एप्रीहेंशन, ठीक है, अटैक का जेस्चर डिफेंस के लिए काफी नहीं। You cannot act against it. If somebody attacks you directly, there's a very evident attack, then you can defend yourself. The moment you stop the attack, आपका डिफेंस भी खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई आपको लाठी से मार रहा है, आपने लाठी पकड़ के उससे लाठी छीन ली, अटैक खत्म, आपका डिफेंस भी खत्म। तो डिफेंस तब तक चलता है जब तक अटैक चलता है। अटैक अगर रुक गया तो आपको डिफेंस भी रोक देना है। मेरी बात समझ आ गई? तो जैसे ही चोर चोरी करता हुआ आपने देखा, आपने उस चोर को पकड़ लिया, उसने चोरी करना बंद कर दिया, अब आपका डिफेंस भी खत्म हो चुका है। उससे आपने सामान ले लिया, आपका डिफेंस खत्म, क्योंकि अब वो चोरी नहीं कर रहा। लेकिन सामान उसके पास से लेके आप उसे मारते मारते बाहर ले गए, उसको खंबे से बांध दिया और सब पड़ोसियों ने मिलके उस पर मारा, अब ये अटैक ही है। ठीक है, अब आप डिफेंड नहीं कर रहे, यू आर इंटेंशनली अटैकिंग हिम। नाउ देयर इज नो डिफेंस, इट्स जस्ट प्योर अटैक।
So what I'm saying is attack and defense have to be in the same equation. They have to be completely equivalent and they have to coexist. You can only defend against an attack. You can only defend while there's an attack. If the attack act ends, you have to end your defense. और आपको अपने डिफेंस को अटैक के अकॉर्डिंग ही रखना होता है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. सिविल में हम बस इतना ही डिफेंस पढ़ेंगे. डिफेंस का जो पूरा का पूरा वो है स्कोप है वो क्रिमिनल में ज्यादा है, सिविल में थोड़ा कम है. ठीक. केस भी है इसमें, कॉलिंस वर्सेस रेनेसेंस, 1700s का केस है. प्लेंटिफ एक बोर्ड पे कील ठोकने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. अब क्या हुआ कि वो कील ठोकने की कोशिश कर रहा था, नीचे वो डिफेंडेंट जो था उसने ऐसे सीढ़ी पकड़ रखी थी. अब उसने हल्की सी कील ठोकी तो उसको लगा रही मेरी कील लग जाएगी और उसकी कील यहाँ टच भी हो गई, तो उसने सीढ़ी को धक्का दे दिया और वो प्लेंटिफ सर के बल जाके गिर गया. अब क्या ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आएगा? मनन सेज कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. भाई वो हाथ हटा लेता, ठीक है ना, वो हाथ हटा सकता था. यहाँ पे जहां उसने सीढ़ी को ही धक्का दे दिया, ये एक रीजनेबल डिफेंस नहीं था. आपने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको डिफेंस नहीं दिया जाएगा. ठीक है. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.